वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन इजी क्लासेस। और अपना जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज चल रही है 11th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसका पहला चैप्टर चल रहा है विच इज आईयूपीएससी नेमिंग। और आईयूपीएससी नेमिंग जो है आज उसकी 5th लेक्चर है। इससे पहले ऑलरेडी 4 क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं, तो अगर आपने अभी तक वो 4 क्लासेस नहीं देखी हैं तो पहले वो चारों क्लासेस देखिए और फिर यहाँ पे आओ जरा, ताकि आपको एक कंटिन्यूटी दिखेगी और आप एक अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाओ। अपने पीपीयू जो आ रहे हैं, प्रैक्टिस पावर अप, उनको आप अटेम्प्ट करो। उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल जो उसको ज्वाइन कर लो और यहाँ से आप रेगुलर नोट्स वगैरह बनाते रहो। इससे पहले अपन ने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे जो अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम में आने वाले। और अभी जो है वो अपन प्रॉपर जो चैप्टर है विच इज आईयूपीएससी नेमिंग, या आप ऐसे कहो नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसकी अपन शुरुआत करेंगे। तो हेडिंग डालो जरा, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, राइट। बताओ जरा, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसकी नॉमेनक्लेचर अपन कैसे कैसे कर सकते हैं। जनरली अपन 3 टाइप जो है उससे नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। नंबर 1 इज आईयूपीएससी नेमिंग, वर्ल्ड फेमस इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आईयूपीएससी नेमिंग जो अपन ने इस चैप्टर की मेजर हेडिंग जो बनाई है विच इज आईयूपीएससी नेमिंग, और इसी के ऊपर अपने को पूरा फोकस करना है। क्वेश्चन जो है वो भी यहाँ से आता है। चलो, इसके अलावा कुछ और चीजें होती हैं जैसे कि डेराइव्ड नेमिंग। डेराइव्ड नेमिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी एक कंपाउंड को आप रेफरेंस मानते हुए उसके रेस्पेक्ट में बाकी अदर कंपाउंड जो उनकी नेम को ड्राइव करते हैं उसको डेराइव्ड नेमिंग बोलते हैं। उसके बाद जो है वो आता है कॉमन नेम। क्या आता है बच्चे? कॉमन नेमिंग, राइट। तो ये जनरली 3 पार्ट जो हैं वो नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आते हैं। नंबर 1 इज आईयूपीएससी नेमिंग, नंबर 2 इज डेराइव्ड नेमिंग एंड नंबर 3 इज कॉमन नेमिंग। तो सबसे पहले जो अपने को पढ़ना है विच इज आईयूपीएससी नेमिंग। हेडिंग डालो जरा, आईयूपीएससी नेमिंग। और इसकी जो फुल फॉर्म है एक बार वो बता देता हूं मैं। इंटरनेशनल इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, राइट। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये होता है अपना आईयूपीएससी का फुल फॉर्म। और इसी को अपन डिटेल से जो है वो स्टडी करेंगे अभी। तो जरा नेक्स्ट हेडिंग डालो आप, आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर। आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर। देखो जरा इधर, आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर जो है वो मैं आपको एक बहुत ही प्यारे तरीके से पढ़ाऊंगा, जिसमें अपन सबसे पहले जो है वो फॉर्मेट ऑफ आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर देखेंगे। फॉर्मेट जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले अपन देखते हैं प्रीफिक्स, उसके बाद अपन देखते हैं वर्ड रूट, एंड देन फिर अपन देखते हैं सफिक्स। देखो, आप अपने ही नाम को एग्जांपल ले लो। आप जो आपका नाम है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। एक आपका जो वर्ड रूट है, यानी जो आपका बेसिक जो नेम है, जो बीच का पार्ट होता है वो, एक उससे आगे लगने वाला, एक उससे पीछे लगने वाला है। इस तरीके से आप आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर जो है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। नंबर 1 इज प्रीफिक्स, नंबर 2 इज वर्ड रूट एंड नंबर 3 इज सफिक्स। हिंदी में अगर मैं बोलूं तो पूर्व लगन, मूल शब्द और अनुलगन। चलो, इन सभी चीजों को समझेंगे अपन। प्रीफिक्स जो होता है वो कितने तरीके का होता है? प्रीफिक्स जो होता है वो होता है 2 तरीके का। एक प्रीफिक्स 2 एंड नंबर 2 इज प्रीफिक्स 1। प्रीफिक्स 2 हो सकता है और क्या हो सकता है? प्रीफिक्स 1 हो सकता है, राइट। वर्ड रूट जो होता है उसका एक ही तरीका होता है। सफिक्स जो होता है उसके 2 तरीके होते हैं, विच इज इक्वल टू सफिक्स 1 एंड सफिक्स 2। ये 2 तरीके से अपन इसको डिफाइन कर पाते हैं। तो अगर आप इस पूरे फॉर्मेट को डिस्क्राइब करो तो इसको अपन 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे। नंबर 1 पार्ट है प्रीफिक्स 2, जिसको मैं P2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और आगे में ही इसको P2 ही काम में लूंगा, राइट। आप शॉर्ट फॉर्म को समझ जाना। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा P1। उसके बाद क्या आएगा बेटा? वर्ड रूट। फिर उसके बाद क्या आएगा? सफिक्स 1 दैट इज S1। फिर उसके बाद क्या आएगा?
S2, तो ये जो है वो अपना कंप्लीट फॉर्मेट बन जाएगा IUPAC नेम का, राइट। तो अभी अभी अपने दिमाग में आ रहा है सर ये P2 P1 वर्ड रूट S1 S2 ये सारी क्या चीजें हैं, इन्हीं को अपने को समझना है। P2 जो होता है वो अपने सब्सटीट्यूएंट के लिए यूज में आता है, यूजेस फॉर सब्सटीट्यूएंट्स, राइट, यूजेस फॉर सब्सटीट्यूएंट्स। P1 जो है वो किसके काम में आता है, P1 जो है वो अपने काम में आता है फॉर साइक्लो बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो, इस तरीके से साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए काम में आता है एक तरीके से, साइक्लो बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो। वर्ड रूट जो होता है वो अपने को ये बताता है नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट कार्बन चेन, नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट कार्बन चेन। S1 जो होता है वो हमें बताता है बॉन्डिंग नेम, किसको बताता है, बॉन्डिंग नेम को, राइट। तो ये वाली चीजें अपने को समझ में आनी चाहिए। S2 जो होता है वो किसके बारे में बताता है, वो हमें बताता है फंक्शनल ग्रुप के नेम के बारे में। फंक्शनल ग्रुप लास्ट क्लास में ही देखा था अपन ने, क्या क्या होता है फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप मैंने आपको बताए थे। तो S2 जो होता है ना वो हमें क्या बताता है, फंक्शनल ग्रुप के नेम के बारे में बताता है, नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप, राइट। तो इसी तरीके से आप ये बोल सकते हो P2 जो है वो अपने को क्या बताएगा, P2 अपने को बताएगा सब्स्टिट्यूएंट नेमिंग के बारे में। P1 किसके बारे में बताता है, साइक्लो बाईसाइक्लो स्पाइरो के बारे में। और W जो है वो किसके बारे में बताएगा, वो होता है वर्ड रूट, वही है हमें बताएगा पेरेंट कार्बन चेन जो उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। और S1 जो है वो हमें क्या बताएगा, बॉन्डिंग नेम के बारे में, यानी एल्केन एल्कीन और एल्काइन जो उसमें किस तरीके से बॉन्ड आ रहे हैं, सिंगल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है या फिर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। और S2 जो है वो हमें क्या बताएगा, वो हमें बताएगा कि फंक्शनल ग्रुप जो है वो किस तरीके का है। तो ये IUPAC नेमिंग को मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। नंबर 1 इज P2 P1 वर्ड रूट S1 और S2। अब वन बाय वन अपन इसको डिस्कस करेंगे कि P2 क्या होता है, P1 क्या होता है, वर्ड रूट क्या होता है, S1 क्या होता है, S2 क्या होता है, और ये सारी चीजें जो है वो अपने किस किस तरीके से यूज में लेनी है। चलो नेक्स्ट जो नंबर 1 हेडिंग अपने को डालनी है विच इज प्रीफिक्स टू, और जिसको मैं क्या बोलता हूँ, जिसको मैं बोलता हूँ P2, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे अपन, P2 बोलेंगे। और P2 किसके लिए काम में लिया जाता है, यूजेस फॉर substituents, uses for substituents, right, वेरी गुड। अभी देखो जरा इधर, आप ये बोल सकते हो कि सब्सटीट्यूएंट के लिए काम में भी लिया जा सकता है, या फिर सब्सटीट्यूएंट जो है वो साइड चेन को भी अपन बोल सकते हैं, यानी एक पेरेंट कार्बन चेन होती है और एक क्या होता है, साइड चेन होता है। तो जो साइड चेन होती है या सब्सटीट्यूएंट होती है, उन दोनों के लिए अपन प्रीफिक्स 2 यानी P2 को काम में लेते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, इसमें अगर मान लो आपको कहीं भी IUPAC नेमिंग में अगर फ्लोरीन ग्रुप दिख जाता है, इसका मतलब ये एज ए सब्सटीट्यूएंट की तरह काम में लिया जाएगा, और इसका नाम क्या बनेगा, फ्लोरो। क्या नाम बनेगा बेटा, फ्लोरो। उसके बाद अगर क्लोरीन की बात मैं करूं, तो क्लोरीन का नाम क्या लेना है अपने को, P2 के फॉर्म में क्लोरो। ऐसे ही Br की अगर मैं बात करूं तो क्या काम में लोगे, बोलो, ब्रोमो। ऐसे ही आयोडीन को अगर मैं काम में लूं तो क्या काम में लेंगे, आयोडो, राइट। ये सारी चीजें अपने को काम में लेते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से NO2 ग्रुप को अगर काम में लेते हैं अपन, ये भी एज ए सब्स्टिट्यूएंट काम में आता है। इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रो। अगर NO ग्रुप आएगा तो इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रोसो। क्या बोलेंगे, नाइट्रोसो। याद रखनी है सारी चीजें। अगर मान लो आपके पास ये आता है, कार्बन आता है, आर का मतलब होता है कार्बन, तो इसको बोलते हैं अपन एल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं, एल्काइल। और अगर मान लो आर ग्रुप में सिर्फ एक कार्बन है, इस तरीके से मान लो CH3, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, मिथाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मिथाइल। इसी तरीके से मान लो CH2 CH3 है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे इथाइल। क्या बोलेंगे, इथाइल, राइट। तो ये जो है कुछ अपने ग्रुप्स हैं जिनको अपन एज ए सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम में लेते हैं, जिनके P2 जो है वो अपने को ये काम में लेने, जो अभी अपन ने लिखे हैं। F4 फ्लोरो, Cl4 क्लोरो, Br4 ब्रोमो, I4 आयोडो, NO2 नाइट्रो, NO4 नाइट्रोसो, R4 एल्काइल, CH3 फॉर मिथाइल, CH2 CH3 फॉर इथाइल, राइट। अभी जैसे मान लो ये बेंजीन रिंग एज ए सब्स्टिट्यूएंट की तरह आती है। ये बेंजीन भी आगे जाके सिखाऊंगा मैं क्या होता है बेंजीन। इसका फॉर्मूला इस तरीके से होता है C6H5, या इसको अपन पीएच रिंग भी बोल देते हैं। तो इसके लिए अपन काम में लेते हैं फिनाइल, काम में लेंगे। क्या काम में लेंगे, एज ए सब्स्टिट्यूएंट P2 के फॉर्म में अगर काम में लेना है तो फिनाइल काम में लेंगे। ऐसे ही मान लो ऑक्सीजन के साथ में डायरेक्ट आर ग्रुप जुड़ा हुआ है, आर का मतलब नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन चेन जुड़ी हुई है ऑक्सीजन के साथ, तो ये हमारा होता है ईथर। इसको अपन क्या बोलते हैं, एल्क। आर जो होता है उसको एल्क बोलते हैं, और ऑक्सीजन अगर आ गया तो उसको क्या बोलेंगे, एल्कोक्सी। ऐसे ही अगर मान लो आर जो उसकी जगह CH3 लगा देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा अपना, ये अपना बन जाएगा मेथॉक्सी। क्या बन जाएगा बेटा, मेथॉक्सी।
इसी तरीके से मान लो R जो है उसकी जगह CH2CH3 आ गया, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एथॉक्सी। क्या बन जाएगा, एथॉक्सी। वेरी गुड। ये सारी चीजें अपने को याद रखनी है। अगर आप ये याद रखोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। मेथॉक्सी जो है उसको अपन क्या बोल सकते हैं, OMe भी बोल सकते हैं। एथॉक्सी को अपन क्या बोल सकते हैं, OET भी बोल सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है वो अगर आप याद रखोगे तो IUPAC नेमिंग में आगे आपको दिक्कत नहीं आने वाली, बहुत आसान चीजें हो जाएंगी। ये हमारा कंप्लीट पार्ट फर्स्ट था, जिसको अपन प्रीफिक्स एज ए सब्स्टिट्यूएंट की तरह डिफाइन कर रहे हैं। आपको मोस्ट ऑफ यही ग्रुप दिखने को मिलेंगे। अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो हाइड्रो, NO2 ग्रुप है तो नाइट्रो, NO है तो नाइट्रोसो, R है तो एल्काइल, CH3 है तो मिथाइल, CH2CH3 है तो इथाइल, बेंजीन एज ए सब्स्टिट्यूएंट है तो फिनाइल, OR है तो एल्कोक्सी, OCH3 मेथॉक्सी, OCH2CH3 एथॉक्सी। याद रखोगे क्या, वेरी गुड। इन सबको एक बार वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से याद कर लो, ताकि जब क्वेश्चन आए तो ये चीजें वापस याद ना करनी पड़े। एक बार जो चीज दिमाग में छप गई ना उसको वापस नहीं करना पड़े, इतना अपना मेमोरी बनाओ। चलो इसके बाद जो पार्ट आता है अपना वो क्या आएगा, दैट इज प्रीफिक्स 1। इसके बाद का पार्ट क्या आएगा, प्रीफिक्स 1। आ रही है बात समझ में। प्रीफिक्स 1 जो है वो उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स 1 को अपन P1 से भी डिफाइन कर सकते हैं, राइट। और P1 जो है वो किसके लिए काम में लिया जाएगा, यूजेस फॉर साइक्लिक कंपाउंड्स, यूजेस फॉर साइक्लिक कंपाउंड्स। अब साइक्लिक कंपाउंड जो उसमें स्ट्रक्चर किस तरीके से आ सकते हैं, देखो अगर मान लो ये वाली स्ट्रक्चर आती है अपने काम में, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे साइक्लो। क्या बोलेंगे बेटा, साइक्लो। और अगर मान लो कोई दो रिंग, when two ring connected with two 3-degree carbon, when two ring connected with two 3-degree carbon atom, टू 3-degree कार्बन, जब दो रिंग दो 3-degree कार्बन जुड़ेंगे, जैसे ये वाला जो कंपाउंड आपको दिया हुआ है इसमें ये जो कार्बन है इसकी डिग्री कितनी है, 3 है। डिग्री ऑफ एटम पहले ही करा चुका हूं, लेक्चर 1 2 3 4 में आ गई सारी चीजें, बेसिक चीजें जितनी भी थी वो लेक्चर 1 2 4 में आ चुकी हैं। लेक्चर 5 जो उससे प्रॉपर IUPAC जो है वो स्टार्ट हो रहा है, बट उसके लिए अपने को लेक्चर 1 2 3 और 4 ये जो है वो सारी चीजें अच्छे से आनी चाहिए, ताकि आगे अपने को प्रॉब्लम ना आए। तो अपन ये कह सकते हैं जब दो रिंग दो 3-degree कार्बन से कनेक्ट होंगे तो उसको अपन बोलते हैं बाईसाइक्लो, और इसके लिए P1 भी जो है वो क्या काम में लेना है, बाईसाइक्लो काम में लेना है, ठीक है। चलो इसके बाद अगर मान लो कुछ इस तरीके से कंपाउंड आता है, देखो जरा ये वाला जो एग्जांपल है इसको आप ध्यान से देखो। यहां पे अगर आप देखोगे तो इसमें क्या है, टू रिंग कनेक्टेड विद टू रिंग कनेक्टेड विद वन 4-degree कार्बन एटम, विद वन 4-degree कार्बन एटम। इसमें क्या हो रहा है, दो रिंग जो है वो कनेक्ट हो रही है किससे, एक 4-degree कार्बन एटम से। डिग्री ऑफ कार्बन एटम कैसे देखते हो, जैसे ये वाला जो कार्बन है इसकी डिग्री क्या है, 4 कार्बन जुड़ा है इसलिए 4-degree कार्बन है। तो जब दो रिंग आपस में 4-degree कार्बन से कनेक्ट होती हैं इसलिए उसको अपन क्या बोलते हैं, स्पाइरो कंपाउंड बोलते हैं। और इसके लिए P1 जो है वो भी क्या काम में लेना है अपने को, स्पाइरो काम में लेना है। तो ये हमारा कंप्लीट, ये जो आपको स्लाइड दिख रहा है इसके अंदर कंप्लीट वो पार्ट आ गया जो P1 के अंदर काम में लेना है। अगर मान लो कंपाउंड ओपन चेन है, ओपन चेन हुआ तो क्या करोगे, ओपन चेन हुआ तो साइक्लो बाईसाइक्लो स्पाइरो इसमें से कोई भी काम में नहीं लेना है। ओपन चेन हुआ तो P1 वाली जगह जो है उसको खाली छोड़ देना। अगर साइक्लिक कंपाउंड आता है तो उसके लिए क्या काम में लोगे, साइक्लो काम में लोगे। अगर दो रिंग दो 3-degree कार्बन से जुड़ेंगे तो उसके लिए क्या काम में लोगे, बाईसाइक्लो। अगर दो रिंग एक 4-degree से जुड़ेगी उसको क्या बोलेंगे अपन, स्पाइरो। तो ये सारी चीजें जो है वो अपने को याद रखनी है, राइट। इसके बाद जो है वो क्या आएगा अपना, इसके बाद P2 फिर P1 फिर क्या था, वर्ड रूट। देखो जरा इधर, वर्ड रूट अपने को कैसे काम में लेना है, नंबर 3 पार्ट विच इज इक्वल टू वर्ड रूट। वर्ड रूट जो होता है वो हमें क्या बताएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम present in number of carbon atom present in parent carbon chain। पेरेंट कार्बन चेन जो होती है उसके अंदर जितने कार्बन एटम होंगे उसको इंडिकेट कौन करेगा, वर्ड रूट करेगा। मान लो पेरेंट कार्बन चेन जो उसके अंदर सिर्फ एक ही कार्बन है, क्या है, एक ही कार्बन है, C1 है मान लो इस तरीके से। तो अगर एक ही कार्बन है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, उसके लिए अपन काम में लेंगे मैथ।
क्या काम मिलेंगे, मैथ। अगर मान लो 2 कार्बन है तो उसके लिए अपन क्या काम मिलेंगे, उसके लिए अपन काम मिलेंगे एथ। 3 कार्बन है तो उसके लिए अपन क्या काम मिलेंगे, प्रोप। क्या काम मिलेंगे, प्रोप। 4 कार्बन है तो उसके लिए क्या काम मिलेंगे, ब्यूट। 5 कार्बन जो उसके लिए क्या काम मिलेंगे, पेंट। और अगर आपके पास 6 कार्बन हो गए पेरेंट कार्बन चेन में तो क्या काम मिलेंगे, हेक्स। 7 के लिए हेप्ट। 8 के लिए, ये सारी चीजें आसान है, ये आपको याद होंगी। 8 जो उसके लिए ऑक्ट। 9 के लिए नॉन। और 10 के लिए, 10 के लिए काम मिलेंगे डेक। क्या काम मिलेंगे, डेक। इसी तरीके से अगर मान लो C11 यानी 11 अगर कार्बन है तो क्या काम मिलोगे, अनडेक। क्या काम मिलेंगे, अनडेक। अगर 12 कार्बन है तो उसके लिए डोडेक। अगर 13 कार्बन है तो उसके लिए ट्राइडेक। अगर 14 कार्बन है तो उसके लिए टेट्राडेक। क्या काम मिलेंगे, टेट्राडेक। 15 कार्बन है तो फिर पेंटाडेक। क्या काम मिलेंगे, पेंटाडेक। 16 कार्बन है तो उसके लिए हेक्साडेक। हेक्साडेक। 17 के लिए, 17 के लिए अपन काम मिलेंगे हेप्टाडेक। और 18 जो होता है उसके लिए अपन काम मिलेंगे ऑक्टाडेक। ऐसे ही 19 के लिए नोनाडेक। और कार्बन 20 जो होता है उसके लिए क्या काम मिलेंगे, उसके लिए इकोस, EICOS। इतने ज्यादा काम में नहीं आएंगे, आप सिंपल 10 तक याद रखो, बहुत है। C1 का मतलब 1 कार्बन अगर आता है पेरेंट कार्बन चेन में तो मैथ। 2 कार्बन आते तो एथ। 3 आते तो प्रोप। 4 आते तो ब्यूट। 5 आते तो पेंट। 6 आते तो हेक्स। 7 आते तो हेप्ट। 8 आते तो ऑक्ट। 9 आते तो नॉन। 10 के लिए डेक। 11 के लिए अनडेक। 12 के लिए डोडेक। 13 के लिए ट्राइडेक। 14 के लिए टेट्राडेक। 15 के लिए पेंटाडेक एंड सो ऑन। इस तरीके से आप ये वाली सारी चीजें जो है उनको अच्छे से लर्न कर सकते हो, राइट। तो ये हमारा हो गया IUPAC नॉमेनक्लेचर, IUPAC नेमिंग, यानी IUPAC नेम जो उसको अपन ने 5 पार्ट में डिवाइड किया था। नंबर 1 इज P2, फिर P1, फिर वर्ड रूट। तो ये 3 पार्ट अपन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये सारी चीजें अगर आप याद रखोगे तो IUPAC नाम बनाना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा, राइट। जेई मेंस में क्वेश्चन आता है इसका, बिल्कुल आता है। जेई मेंस में भी आता है और नीट में भी क्वेश्चन आता है। जेई एडवांस में भी क्वेश्चन कम देखा जाता है, लेकिन इसको एज ए एप्लीकेशन के फॉर्म में पूछ लिया जाता है। रिएक्शन मैकेनिज्म में इसका एप्लीकेशन दे देगा, जैसे IUPAC नेमिंग दे देगा, उसकी रिएक्शन करवा देगा। तो अगर IUPAC नेमिंग आएगा ही नहीं तो उस कंपाउंड को कैसे ड्रॉ कर पाएंगे। इसलिए IUPAC नेमिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत बेसिक चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपको इस चैप्टर में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, इसका मतलब ये समझ जाइए कि IUPAC नेमिंग आपके लिए बहुत ज्यादा, सॉरी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नंबर 4 पार्ट इज, नंबर 4 पार्ट जो है वो क्या होगा, देखना जरा। नंबर 4 पार्ट हमारा होने वाला है सफिक्स 1। क्या होगा, सफिक्स 1, जिसको हम किसके लिए काम में लेते हैं, S1 बोलते हैं जिसको। किसके लिए काम में लेते हैं, फॉर दी बॉन्डिंग नेम्स। किसके लिए, बॉन्डिंग नेम जो है उसके लिए अपन काम में लेते हैं। मान लो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। इफ single bond, that is carbon carbon single bond present in, if carbon carbon single bond is present, then use एन। क्या काम में लेना है, एन काम में लेना है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसके लिए अपने को एन काम में लेना है। चलो नेक्स्ट देखो, इफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यानी डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है, इफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, if carbon carbon double bond is present, then use इन, राइट। अगर मान लो डबल बॉन्ड है तो तब क्या काम में लेना है अपने को, इन काम में लेना है। ऐसे ही मान लो अगर ट्रिपल बॉन्ड का प्रेजेंट है, इफ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट इन, if carbon triple bond carbon is present, then use, क्या काम में लेंगे बताओ, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या काम में लेते हैं, आइन, YNE। तो ये सारी चीजें जो है वो अपने को अच्छे से आनी चाहिए। यानी S1 जो है वो सिर्फ अपने को ये बताएगा कि कंपाउंड जो उसके अंदर बॉन्ड किस तरीके का है। अगर कंपाउंड के अंदर सिंगल बॉन्ड है सारे के सारे तो क्या काम में लेंगे, एन काम में लेंगे। अगर मान लो एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो इन काम में लेंगे। अगर एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो क्या काम में लेंगे, आइन काम में लेंगे। सही है,
ये सारी चीजें हैं अपने पास। चलो इसके बाद में जो लास्ट पार्ट है इस फॉर्मेट का, विच इज इक्वल टू सफिक्स टू। सफिक्स टू जो है वो क्या होगा, देखो जरा। सफिक्स टू जो है वो उसको अपन S2 से रिप्रेजेंट करेंगे, और S2 जो है वो किसके लिए काम में आता है, फॉर द यूजेस ऑफ फंक्शनल ग्रुप नेम। फंक्शनल ग्रुप जो है उसका नाम बताने के लिए अपन क्या काम में लेंगे, फॉर द यूजेस ऑफ फंक्शनल ग्रुप नेम। फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग बताने के लिए अपन S2 काम में लेंगे, राइट। बहुत आसान है भाई। जैसे देखो मान लो इस तरीके का कोई फंक्शन ग्रुप आ जाता है CWH, तो अगर ये फंक्शन ग्रुप आ गया तो इसको अपन एज ए ओइक एसिड ट्रीट करेंगे S2 के फॉर्म में। क्या काम में लेंगे इसके लिए, ओइक एसिड। अगर मान लो इस तरीके से सिर्फ OH ग्रुप है तो उसके लिए क्या, ये एल्कोहल ग्रुप है ना, इसके लिए OL काम में लेंगे अपन। मान लो आपके पास सिर्फ ऐसे है CHO, क्या है CHO, तो ये आपको दिख रहा है एल्डिहाइड, तो इसके लिए क्या काम में लेंगे, AL काम में लेंगे। ऐसे ही मान लो ये आपके पास C डबल बॉन्ड O और दोनों तरफ कार्बन, ये कीटोन है, कीटोन के लिए क्या काम में लेंगे, ON। इस तरीके से काम में लेना है, ठीक है। तो कोई भी, इवन कोई भी फंक्शन ग्रुप आए उसके लिए कोई ना कोई फिक्स S2 की नेमिंग जरूर मिलेगी आपको। देखो जरा इधर, अभी अपन ये जो अपन ने फॉर्मेट पढ़ा है, P2 प्लस P1 प्लस वर्ड रूट प्लस S1 प्लस S2। इसमें P2 क्या था सब्स्टिट्यूएंट के लिए, P1 क्या था, P1 जो था हमारा वो था साइक्लो बाईसाइक्लो स्पाइरो के लिए, वो W जो है पेरेंट कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन के लिए, S1 जो है वो बॉन्डिंग नेम के लिए, और S2 फंक्शनल ग्रुप नेम के लिए। इन सब का एप्लीकेशन अभी अपन करेंगे, उसके लिए अपने को कुछ IUPAC ने रूल्स दे रखे हैं, उन्हीं रूल्स को फॉलो करना है, फिर ये वाला फॉर्मेट काम में लेना है। तो आप नेक्स्ट हेडिंग डालो, रूल्स ऑफ IUPAC नॉमेनक्लेचर। रूल्स ऑफ IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC नॉमेनक्लेचर जो उसके रूल्स बताने अपने को, सही है। जरा देखो इधर रूल नंबर 1 की बात करते हैं अपन। रूल नंबर 1 क्या है, रूल नंबर 1 ये कहता है अपने को, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सेलेक्ट द longest carbon chain, select the longest carbon chain which is parent carbon chain, which is parent carbon chain। it means अपन सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अपन ये सेलेक्ट करेंगे कि सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, यानी वो कार्बन चेन जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज्यादा है, और फिर उसी को अपन क्या बोल देंगे, उसी को अपन बोल देंगे पेरेंट कार्बन चेन। जैसे कि अगर एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, इस तरीके से अपने को एग्जांपल दिया हुआ है ये वाला, राइट। अब देखो जरा इधर, इसमें अपने को ये देखना है कि ऐसी कौन सी कार्बन चेन है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन मैक्सिमम आ रहे हैं। यहां से अगर मैं शुरू करूं तो ये हो गया 1, फिर इधर 2, फिर इधर 3, इधर 4, ऊपर जाएंगे 5 6 आएगा, इधर जाएंगे तो 5 6 और 8। यानी ये जो दोनों एरो बने हुए इनके बीच में वो कार्बन चेन आ रही है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन के हैं मैक्सिमम है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल कार्बन चेन हो जाएगी। ऐसे ही जरा देखो नेक्स्ट एग्जांपल, वो कुछ इस तरीके से है। यहां पे अगर आप देखने जाओगे, यहां पे अगर आप देखने जाओगे तो इसमें इस वाले कार्बन से स्टार्ट करो, 1, फिर ये 2, फिर ये 3 4 5 6 7, अपने को लॉन्गेस्ट सेलेक्ट करना है तो नीचे जाएंगे 8, ऊपर जाएंगे 8 और 9, तो ये वाली हमारी क्या हो जाएगी, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो जाएगी। और इसको आप एरो के बीच में बंद कर दो ताकि आपको समझना थोड़ा सा आसान हो जाए कि जो एरो के बीच में बंद चेन है वो हमारी पेरेंट कार्बन चेन होगी, सही है। अभी देखो जरा, ये हमारा पहला काम था पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करना। अपना रूल नंबर 2 क्या है, रूल नंबर 2 अपने को ये कहता है कि जो पेरेंट कार्बन चेन आपने सेलेक्ट करी है उसमें नंबरिंग करनी है। तो क्या करेंगे, give numbering according to the
अकॉर्डिंग टू द लोएस्ट possible number of substituents और साइड चेन। तो आपको नंबरिंग ऐसे करनी है पेरेंट कार्बन चेन में कि जो आपकी साइड चेन है या आपका जो सब्सटीट्यूएंट है उसको लोएस्ट नंबर मिले, ठीक है ना। उस बात को ध्यान में रखते हुए फिर आप उसमें इजीली नंबरिंग कर सकते हैं। तो पहला स्टेप क्या था, स्टेप नंबर 1 में आपको पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है। स्टेप नंबर 2 जो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको नंबरिंग करनी है। देखो जरा कैसे करेंगे नंबरिंग अपन। ये अपने को मान लो कंपाउंड दिया हुआ है, तो पहला काम पहले रूल नंबर 1 को अप्लाई करना है। रूल नंबर 1 क्या कहता है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। देखो इधर से अगर मैं सेलेक्ट करूं 1 2 3 4 5 6, ऊपर जाएंगे तो 7 8, नीचे जाएंगे तो 7 8 और 9। ये जो अपने एरो बने हुए, इन दोनों एरो के बीच में आपको जो कार्बन चेन दिख रही है वो हमारी क्या हो जाएगी, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो जाएगी। अब उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में नंबरिंग कैसे करनी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो राइट हैंड साइड से देखो, अगर आप देखोगे तो 1 2 3 फोर्थ कार्बन पे सब्सटीट्यूएंट आ रहा है, उसके बाद कौन से पे आ रहा है, उसके बाद आ रहा है 5 6 7 8, यानी 4 और 8 एक नंबर कार्बन जो उस पे साइड चेन आ रही है। लेफ्ट हैंड साइड से अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा 2, उसके बाद 3 4 5 और 6, 2 और 6 पे आपको क्या दिख रहा है, 2 और 6 पे आपको सब्सटीट्यूएंट दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल सिंपल, आपको ये देखना है कि जो सब्सटीट्यूएंट का फर्स्ट नंबर था वो लोएस्ट कहां पे आ रहा है। तो जैसे मैं फर्स्ट नंबर की बात करूं तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या है 2 है, और यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या है 4 है। इसमें लोएस्ट कौन सा है, ये वाला। तो ये वाली नंबरिंग सही हो जाएगी, ये वाली नंबरिंग क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अब मान लो किसी दिमाग में ऐसा आ रहा है सर पहला नंबर सेम हो तो क्या करेंगे, तो भाई दूसरा नंबर देख लो, अगर दूसरा भी सेम आ रहा है तो क्या करो, नेक्स्ट वाला नंबर देख लो। इस तरीके से अपने को कंपैरिजन करते जाना है। समझ गए ना बात को, चलो वेरी गुड। इसके बाद एक और एग्जांपल देता हूं, उसमें आपको खुद से ट्राई करना है। रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 एक साथ अप्लाई करना है। देखो जरा नेक्स्ट एग्जांपल, वो कुछ इस तरीके से है। ये अपने को कंपाउंड गिवन है, सॉरी। इस एग्जांपल में अपने को ये बताना है कि इसमें पेरेंट कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने आएंगे और फिर नंबरिंग कहां से होगी। ये रूल नंबर 1 था कि पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन आएंगे, और रूल नंबर 2 क्या था, नंबरिंग कहां से होगी। तो वो दोनों चीजें अपने को समझनी है। तो आप अगर देखोगे इधर से 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 5 6 7 8, ऊपर जाओगे तो 9 10 आएगा, इधर जाओगे तो 9 10 और 11। ये हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आ रही है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगी। अब अगर मैं सब्सटीट्यूएंट का नंबर देखो तो 1 2 3 और 4 आ रहा है इसका, फिर उसके बाद 5 6 7 8 और 9 आ रहा है, 4 और 9 आ रहा है। इधर से देखेंगे तो 3 4 5 6 7 8, 3 क्या आ रहा है 8 आ रहा है, सही है ना। तो ये अपन ने क्या किया, दोनों तरफ से ये देख लिया कि सब्सटीट्यूएंट को कौन सा नंबर मिल रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले नंबर को कंपेयर करना होता है, तो इधर से जो लोएस्ट नंबर है सब्सटीट्यूएंट का वो 4 है, और इधर से कौन सा है 3 है। तो 4 और 3 में लोएस्ट नंबर कौन सा है 3, तो ये वाली नंबरिंग क्या हो जाएगी सही, और ये वाली नंबरिंग क्या हो जाएगी गलत हो जाएगी। ऐसे चेक करना है, बहुत आसान है। एक एक रूल को बस आप अप्लाई करते जाओ, आप एक एक रूल को अप्लाई करोगे तो आंसर आपके जो है वो ऑटोमेटिकली आते जाएंगे, आपको बड़ा मजा आएगा यूपीएससी नेमिंग में। उसके लिए अपन देखते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 3। दोनों रूल आसान थे। रूल नंबर 3 जो है उसमें अपने को सब्सटीट्यूएंट की नेमिंग करनी है, और नेमिंग में अपने को सब्सटीट्यूएंट जो गिवन है उनका नाम लिखना है। तो नाम जो है उसको आपको कैसे अरेंज करना है, उसको आपको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू दी अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो आप ये कह सकते हो अरेंज अरेंज सब्सटीट्यूएंट और साइड चेन अकॉर्डिंग टू दी, और साइड चेन अकॉर्डिंग टू दी, बोलो जरा, अकॉर्डिंग टू दी लोएस्ट पॉसिबल नंबर, अकॉर्डिंग टू दी लोएस्ट पॉसिबल, सॉरी, अकॉर्डिंग टू दी अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अकॉर्डिंग टू दी अल्फाबेटिकल ऑर्डर। वंस अगेन रूल नंबर 3 क्या कह रहा है, अरेंज सब्सटीट्यूएंट और साइड चेन अकॉर्डिंग टू दी अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यानी जब आप नाम लिखने जाओ ना तब आपको सिंपल क्या करना है,
आपको ये देख लेना है कि जो भी आपके पास साइड चेन है या जो भी आपके पास सब्स्टिट्यूएंट है, उनके नाम में फर्स्ट अक्षर जो है वो क्या आ रहा है, ए ई आई ओ यू, इस तरीके से। और उसको फिर कैसे अरेंज करना है आपको, फिर उसको आपको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू दी अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जैसे मान लो ये एग्जाम्पल है अपने पास, इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं अपन। इस तरीके से एग्जाम्पल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये अपने को कंपाउंड दिया। अगर आपको इसकी आईयूपीएसी नेमिंग करनी है तो आप क्या करो, सीधे सारे रूल एक साथ नहीं लगेंगे, वन बाय वन जाओ। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, आप ऐसी कार्बन चेन देखो जिसमें नंबर ऑफ कार्बन सब ज्यादा है। तो मेरे को ये इधर से दिखाई दे रहा है 1 2 3, फिर 4, फिर क्या आएगा 5 6 7 और फिर 8 और फिर 9। तो ये हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी। इधर से सब्स्टिट्यूएंट का कौन सा नंबर आ रहा है, 2 आ रहा है, फिर उसके बाद 6 आ रहा है, और इधर से क्या आ रहा है 4 आ रहा है, और उसके बाद क्या आ रहा है 4 के बाद 8 आ रहा है। तो ये दोनों आपने सब्स्टिट्यूएंट के नंबर लिखे हैं, साइड चेन के नंबर लिखे हैं। अभी इन दोनों क्या करोगे आप, कंपेयर करोगे। जब आप कंपेयर करोगे तो इधर आपको 2 दिखाई दे रहा है, इधर आपको 4 दिखाई दे रहा है, तो लोवेस्ट नंबर कौन सा है, ये वाला। तो ये नंबरिंग सही, ये वाली नंबरिंग क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अभी जो गिवन अपने को कंपाउंड है उसमें जो सब्स्टिट्यूएंट है वो देखने कौन कौन से हैं। तो ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, इधर से नंबरिंग सही है तो इधर से नंबरिंग कर दो। ये 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5 हो गया, 6 7 8 और 9। तो आप देखोगे सेकंड जो उस पे एक कार्बन आ रहा है इसलिए इसको एल्काइल यानी मिथाइल बोलते हैं, और जो 6 वाला है उस पे 2 कार्बन आ रहे हैं इसलिए उसको क्या बोलते हैं, इथाइल बोलते हैं। इथाइल और मिथाइल को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, बिल्कुल। हाँ देखो, इथाइल का ई है और मिथाइल का क्या है, एम। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आएगा, एम पहले आएगा, इसलिए अपन एम वाला जो पार्ट है उसको पहले लिखेंगे। तो आंसर क्या आएगा, 2 पे क्या आ जाएगा, बोलो 2 पे हो गया हमारा मिथाइल, वेरी गुड। उसके बाद नंबर 6 जो उस पे क्या हो जाएगा, नंबर 6 पे हो जाएगा हमारा इथाइल। 2 मिथाइल 6 इथाइल, ये हमारा P2 बन गया। ये कंप्लीट सब्स्टिट्यूएंट की जो कंप्लीट नेमिंग होती है ना, वो हमारा P2 होता है। उसके बाद अगर देखो P1 यानी कोई भी इसके अंदर साइक्लिक कंपाउंड नहीं है तो P1 की जगह खाली रहेगी। वर्ड रूट में ये होता है पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं, इसके अंदर 9 कार्बन आ रहे हैं इसलिए इसको क्या बोलेंगे, नॉन बोलेंगे। और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए S1 जो है उसमें एन लग जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट आईयूपीएसी नेम बन जाएगा, 2 मिथाइल 6 इथाइल और नॉन एन। तो ये सारी चीजें जो है इनको आप अच्छे से फॉलो करो, अच्छे से इनको पढ़ो, अच्छे से रिवाइज करो। और जो मैंने आपको आईयूपीएसी का फॉर्मेट बताया दैट इज P2 P1 वर्ड रूट S1 S2, इन सब चीजों को जब मैंने वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया तो आप समझो हर एक चीज को कि कौन सी चीज क्या होती है, कौन सी चीज क्या होती है। जब अपने को फॉर्मूला पूरा पता चल गया, अपन जान सकते हैं कि ये सारी चीजें अगर अपने पास हो तो अपन आईयूपीएसी नेमिंग बना सकते हैं। लेकिन फिर आईयूपीएसी ने कुछ अपने रूल्स बनाए, उन्हीं रूल्स को अपने को फॉलो करना है। और उसमें रूल्स में रूल नंबर 1 क्या था, सिलेक्ट द पेरेंट कार्बन चेन जिसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या हो, मैक्सिमम हो। रूल नंबर 2 क्या था, आपको क्या करना है, नंबरिंग करनी है, उधर से नंबरिंग करनी है जहां से साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिले, लोएस्ट नंबर मिले। और रूल नंबर 3 क्या था, रूल नंबर 3 हमारा ये था कि अगर आप आईयूपीएसी नेमिंग लिखने जा रहे हो, आईयूपीएसी नेम लिखने जा रहे हो तो सब्स्टिट्यूएंट में वो काम करना है जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग पहले आए उसको पहले अरेंज करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग बाद में आए उसको बाद में अरेंज करना है। ये किस में करना है, P2 यानी सब्स्टिट्यूएंट के अंदर करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप अच्छे से समझ गए होंगे। और बार बार इन चीजों को अच्छे से प्रैक्टिस करो। इसके लिए प्रैक्टिस पावर अप जो है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे आ जाएगा। और अगर आपने ये वाला वीडियो अच्छे से देखा है तो इससे पहले 4 क्लास ऑलरेडी आ चुकी हैं आईयूपीएसी नेमिंग की। उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे डिग्री ऑफ एटम हो गया, फंक्शनल ग्रुप की बातें होगी, होमोलोगस सीरीज की बातें होगी, और भी कुछ बातें हैं जो बेसिक बेसिक, जैसे क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात हो गई। ये सब चीजें जो है वो आप एक बार पढ़ के आओ अच्छे से, ताकि इसके आगे का पार्ट जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। और कंटिन्यूअसली आप हमारे साथ जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि हर एक नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास आता रहे। और मोस्ट ऑफ अपना जो क्लास का टाइमिंग रहेगा वो इवनिंग में 4 बजे अपनी क्लास जो है वो मोस्ट ऑफ टाइम उसी टाइम जो है उसमें आपको अपलोड मिल जाएगी। अभी ये जो सीरीज चल रही है इसके अंदर आईयूपीएसी नेमिंग चल रहे हैं, और इसके पैरेलल अपन एक फिजिकल केमिस्ट्री 11th क्लास की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो कल हमारे साथ एक बहुत सीनियर मोस्ट एक्सपीरियंस फैकल्टी जिन्होंने अभी तक जो नीट है उसके अंदर ऑल इंडिया 9 रैंक दे चुके हैं, ऑल इंडिया 18 रैंक दे चुके हैं, और जेई एडवांस के अंदर ऑल इंडिया रैंक 32 दे चुके हैं। बहुत अच्छे और शानदार फैकल्टी हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कल से उनकी क्लासें भी हैं जो रेगुलर रहेंगी।
तो आप अपना फेथ बनाए रखें और अपना विश्वास जो है बनाए रखें। हम प्रॉपर वही कंटेंट आपको देने जा रहे हैं जो क्लास के अंदर मिलता है। वेरी गुड, थैंक्स अ लॉट।